नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 142 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा भारत की विदेश नीति के निर्धारक। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो यदि आपने उस चैप्टर की वीडियो को नहीं सुना है तो सबसे पहले उसको जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए, चैप्टर का नाम है हमारी भारत की विदेश नीति के निर्धारक। चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा आखिर वो कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन सी फैक्टर हैं जिनकी वजह से भारत की विदेश नीति को निर्धारित किया गया है। तो देखो, जब किसी भी देश की अगर हम बात करें तो उसकी विदेश नीति दो प्रकार के तत्वों से प्रभावित होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। यानी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो उस देश की सीमाओं के भीतर मौजूद होती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से प्रभावित होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, फिर किताब समझाऊंगा। जैसे कि भारत ने गुट निरपेक्षता क्यों अपनाई। देखो, गुट निरपेक्षता यानी कि दोनों गुटों से दूर रहना क्यों अपनाई भारत ने? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो गुट थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अगर दुनिया दो ध्रुवीय में नहीं बटी होती, दुनिया दो गुटों में नहीं बटी होती, तो क्या हमें गुट निरपेक्षता की जरूरत थी? नहीं थी ना। तो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहरी चीज़ें हमारी विदेश नीति को निर्धारित करती हैं। कुछ देश के अंदरूनी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से भी हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले चैप्टर में एक इंट्रो दिया है जिसे मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि इंट्रो में हम वही पढ़ेंगे जो चैप्टर में आगे आगे पढ़ना है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, भारत की विदेश नीति के निर्धारकों की प्रकृति कैसी और प्रकार कैसा है। जो मैंने अभी चीज़ें आपको समझाई है, बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। तो भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो समय और परिस्थितियों के हिसाब से कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई हैं और कुछ चीज़ें वैसे की वैसी हैं। इस आधार पर दो टाइप की चीज़ें होंगी, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में जैसे हमारे देश का भूगोल, हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपराएं, ये सब हमारे देश की स्थायी पहचान है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमें इसके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। लाइक डैट, जब आप भारत के भूगोल की बात करते हो तो भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। ऐसे में जो हमारे पड़ोसी देश भौगोलिक सीमाओं से जुड़े हुए हैं, क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो ये चीज़ें हमारे बस में है ही नहीं। इतिहास जो था हमारा, वो आज हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो इतिहास था। ब्रिटिश का अगर हम पर 200 सालों का शासन था तो वो था। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपराएं, ये हमारे देश की स्थायी पहचान है। लेकिन हमारे देश की जो आर्थिक विकास की प्रकृति रही है, जैसे आज़ादी के समय हमारा आर्थिक विकास का स्तर अलग था, आज के टाइम पे आर्थिक विकास का हमारा स्तर अलग है। ब्रिटिश शासन के समय आर्थिक विकास का स्तर अलग था। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस टाइप से होगी। इसके साथ साथ देश में जो लीडरशिप होती है, ये भी हमारे देश को प्रभावित करेगी, ये भी विदेश नीति को प्रभावित करेगी। तो देश की लीडरशिप भी समय समय पर प्रभावित रहती है। जैसे कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो जिन विचारधाराओं से प्रेरित थे, उन्होंने अपनी विदेश नीति में उन चीज़ों को रखा। इंदिरा जी अपनी विचारधाराओं में जिन चीज़ों को रखना चाहती थी, वो उन्होंने विदेश नीति में उन चीज़ों को रखा। नरेंद्र भाई मोदी जो वर्तमान में हैं, ये अपनी विचारधारा में जिस चीज़ से प्रभावित हैं, ये अपनी विदेश नीति में उन तत्वों को रख रहे हैं। तो जो नेतृत्व है, आर्थिक विकास की प्रकृति है, घरेलू परिवेश है, सरकार के वैचारिक जो रुझान हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में विदेश नीति को प्रभावित करने में दो बड़े कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में कौन से होंगे? तो भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ये सब क्या हैं? स्थायी कारक हैं। जबकि अगर मैं बात करूं अस्थायी कारकों की, तो आप क्या बताओगे? अस्थायी कारकों में आप बताओगे कि उस देश में नेतृत्व किस टाइप का है, उस देश में सरकार कौन सी विचारधारा को फॉलो कर रही है, और इकोनॉमी डेवलपमेंट। ये जो सारी चीज़ें ये अस्थायी प्रकृति की हैं जो विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन दी हुई है जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी थी, कि एक देश दोस्त चुन सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी हमारा स्थायी कारक है। लाइक डैट, भारत की सीमाएं पाकिस्तान से साझा हो रही हैं, अफगानिस्तान से साझा हो रही हैं, चाइना से साझा हो रही हैं, बांग्लादेश से साझा हो रही है, नेपाल, भूटान, म्यांमार से साझा हो रही है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे देश की भौगोलिक पहचान है। तो हमारा देश जो है, हमारा जो इतिहास है, ये हमारी जो संस्कृति है, हम इन्हें नहीं बदल सकते। तो ये सब चीज़ें केवल हमारे देश की नहीं बल्कि हर एक देश की विदेश नीति को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास की बात की जाए तो भारत और चीन की बात करो 1950 के आसपास, तो दोनों ही पिछड़े हुए देश थे। लेकिन आज दोनों को ही देख लो, इकोनॉमी में दुनिया में इनकी तूती बोल रही है, एक तरीके से डंका बज रहा है। खासतौर पर चाइना तो किसी से छुपा ही नहीं हुआ, इस समय सुपर पावर की ओर है।
तो विद्वानों ने विदेश नीति के निर्धारकों को कुछ और विशेष श्रेणियों में बांटा है। अब तक हमने सिर्फ इतनी सी बात करी है कि विदेश नीति के दो प्रकार के निर्धारक तत्व होते हैं, एक होते हैं स्थायी और एक होते हैं अस्थायी। तो जो भूगोल है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, ये सब कैसे कारक हैं? ये सब स्थायी कारक हैं। जबकि उस देश की सरकार की वैचारिक नीति ये किस टाइप का? अस्थायी कारक है। ये समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार से दो कारक और होते हैं, एक होगा आंतरिक और एक होगा बाहरी। तो देखो, आंतरिक कारक वो हैं जिसकी जड़ें किसी देश की सीमाओं के भीतर होती हैं। मैंने हाईलाइट कर रखी है मेन मेन चीजें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, आर्थिक विकास है, नेतृत्व है, ये सब देश की सीमाओं के अंदर हैं। ये हमारे आंतरिक कारक हैं। जबकि बाहरी कारक कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी चल रही हैं इस समय, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ये भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करेगा। पड़ोसी देशों की क्या गतिविधियां, ये भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बाहरी कारक हैं और वो भी हमारे देश की विदेश नीति को प्रभावित करेंगे। सिर्फ हमारे देश की विदेश नीति को नहीं, बल्कि विश्व के सभी देशों की विदेश नीति को प्रभावित करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी देश की या फिर भारतीय संदर्भ में बात की जाए, भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहले दो हैं, स्थायी और अस्थायी, फिर उसके बाद दो हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी, जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं विदेश नीति पर, जय बंदोपाध्याय। तो जो जय बंदोपाध्याय हैं, इन्होंने विदेश नीति के निर्धारक में 7 बड़े तत्व बताए हैं और कुछ छोटे छोटे तत्व। तो नज़र मान लेते हैं एक बार कि उन्होंने कौन से 7 बड़े तत्व बता रहे हैं। तो वही बात जो हमने पहले चर्चा कर ली, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक परंपराएं, घरेलू परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सैन्य शक्ति और राष्ट्र का चरित्र। ये सातों चीज़ें बड़े फैक्टर हैं जो किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हो गई, प्रेशर ग्रुप्स जो हो गए, बाहरी मामलों के जो संस्थान हो गए, ये छोटे छोटे कारक हैं जो उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अब तक चैप्टर से जो पहला प्रश्न बनता है वो प्रश्न यही बनता है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक की प्रकृति बताइए और प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप समझा दोगे कि भारत की विदेश नीति के जो निर्धारकों की प्रकृति वो दो टाइप की है, एक स्थायी और एक अस्थायी, और प्रकार दो प्रकार के हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो इस प्रकार से 4 हेडिंग बना के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना। देखो, हेडिंग टू हेडिंग लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आपने चेपने की कोशिश करी तो आप पास हो जाओगे और फिर इसमें ही संतुष्ट होना पड़ेगा आपको। चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, लाइक करके अपनी सहमति जरूर दर्ज कीजिए। आगे चैप्टर में जो अभी अभी हमने छोटे छोटे कारक पढ़े हैं, ये भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, इनको हम डिफाइन करेंगे आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर चैप्टर फिनिश होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना, ये मान के चलिए इस चैप्टर से कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए, तो आप आंसर में पहले तो हेडिंग बनाओगे कि भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले कारक जो है वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक, अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक कारक, ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक कारक, घरेलू परिवेश। आप ये हेडिंग बनाओगे, फिर इनके बारे में 4 4 5 5 लाइनें लिखोगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, भौगोलिक कारक में किसी देश का आकार आता है, उस देश की भौगोलिक विशेषताएं आती हैं, उस देश में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं ये आते हैं, और उस देश की सीमाएं किन किन पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ रही हैं ये चीज़ें आती हैं। जैसे कि भारत की बात की जाए तो भारत में आकार के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा रूस है, आप सभी को पता है। तो आकार के हिसाब से 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या के मामले में आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, तो नंबर 1 पर हैं हम। सभी प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं लगभग हमारे यहाँ शामिल हैं। आप अगर देखिए तो भारत के उत्तर में मानसूनी जलवायु है, जबकि दक्षिण में समुद्री जलवायु है, दक्षिण का भाग प्रायद्वीपीय है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मौसम, जलवायु, एक ही समय पर दो दो प्रकार की जलवायु यहाँ पर रहती है। विभिन्न प्रकार की जल संरचनाएं हैं जिन पर हम डिपेंड हैं। बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। इसलिए भारत को ना उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि एक महाद्वीप में जो जो विशेषताएं हो सकती हैं, समुद्री जलवायु, पहाड़ी जलवायु, एक तरीके से डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, ये सब है भारत में। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजाति है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजाति है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो जो भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसी वजह से भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अलावा भारत की जो सीमाएं हैं, किनारे हैं, ये हमारे इस टाइप से बने हुए हैं, ये प्रकृति से हमें उपहार मिला हुआ है कि शत्रुओं से सुरक्षा भी इससे हो जाती है हमारी। जैसे हिमालय वर्षों से जब एयरफोर्स नहीं थी, तो ये मान के चलिए उत्तर से जो शत्रु हमारे यहाँ आ सकते थे उनसे सुरक्षा हिमालय करता था, और दक्षिण में 3 ओर से हम पानी से ही घिरे हुए हैं। तो ऐसे में किसी को अगर हम पर आक्रमण करना होगा तो नेवी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए भारत पर जो आक्रमण हमेशा हुए वो उत्तर पश्चिम से हुए, क्योंकि बाकी क्षेत्र की तो जो हमारी सीमाएं थी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये हमारे देश की क्या है, भौगोलिक विशेषताएं हैं। भौगोलिक विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है वो पड़ोसी देशों से संबंध होता है। तो भारत की अगर भौगोलिक अवस्था देखोगे तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो उत्तर, थोड़ा सा उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, इन सीमाओं से जुड़े हुए हैं।
लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे प्रेम और घृणा के संबंध हैं। चाइना की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश से बात करो तो घृणा के संबंध हैं। नेपाल भूटान से थोड़े संबंध सकारात्मक हैं। थोड़ा सा श्रीलंका से ही मतभेद रहता है कई बार, आगे चैप्टर में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये भारत की कौन सी विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम आर्थिक कारकों की बात करेंगे। तो देखो आर्थिक कारकों में क्या चीज़ें आती हैं। देखो हमारी ज़रूरतें ना बहुत सारी हैं, लेकिन पूर्ति के लिए संसाधन सारे नहीं हैं। तो ऐसे में वो जो संसाधन है वो हमें दूसरे देशों से मंगाने पड़ेंगे। तो अब दूसरे देशों से आप मंगाओगे तो उसमें फॉरेन पॉलिसी में उन देशों के साथ संबंध भी अच्छे करोगे। सीधी सी बात है, अगर हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी किससे मंगाएंगे, अमेरिका से मंगानी है, हमें रशिया से मंगानी है, तो हमें उन देशों से संबंध भी तो बनाकर रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो हमें वो सामान क्यों देंगे। तो आर्थिक कारकों की बात की जाए तो इसमें धातु आते हैं, खनिज आते हैं, जीवाश्म ईंधन आते हैं, उपजाऊ भूमि आती है, जल आता है, मानव संसाधन आते हैं, प्राकृतिक संसाधन आते हैं। और यही सब चीज़ें तो किसी देश के जीडीपी को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही सब चीज़ें तो इकोनॉमी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमेशा किसी देश के जो आर्थिक कारक होते हैं वो उस देश की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। दुनिया के आज विभिन्न हिस्सों में देखोगे तो आप उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां चल रही हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज जो डिजिटल मार्केटिंग चल रही है पूरे वर्ल्ड में, आज जो ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इसने तो और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ दिया है। ऐसे में आपकी बेसिक नीड क्या है, आप उसे पूरी कैसे करोगे, इसके लिए आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही होगी। तो आज किसी भी देश की विदेश नीति को जो आर्थिक कारक है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ श्रीलंका का। श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चाइना से बहुत सारा कर्जा ले लिया। अब क्या हुआ, उस कर्जाल में फंस गया और आज वो देखिए आप किस स्तर पर है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, कर्जाल में कैसे फंस गया और आज वहाँ पर आर्थिक मंदी है। तो आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, अपनी संप्रभुता को भी ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों से संबंध बनाना होता है। तो इसलिए चीज़ें हमें पढ़नी होती है, क्योंकि हम यहाँ बैठकर तो एकदम से ना सरकारों को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फिर चीज़ें कैसे सेटअप होती हैं। तो आर्थिक वैश्वीकरण में आज बड़े पैमाने पर छोटे छोटे देशों के रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम, सोने जैसी जो कीमती धातु हैं, इन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो भारत पे लगभग सारे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। इसी वजह से हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना पड़ता है ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आज़ादी के बाद भारत ने विकास का जो मॉडल अपनाया वो मिश्रित मॉडल अपनाया। अब देखो मिश्रित मॉडल क्या है, तो देखो जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो हम पूंजीवाद को सपोर्ट कर लेते या फिर साम्यवाद को सपोर्ट कर लेते, यानी कि अमेरिका की विचारधारा फॉलो कर लेते या सोवियत रूस की विचारधारा फॉलो कर लेते। लेकिन हमने क्या करा, हमने मिश्रित मॉडल को अपनाया। मिश्रित मॉडल को इसीलिए अपनाया ताकि हम प्रत्यक्ष रूप से ना तो अमेरिका के शत्रु हों और ना ही सोवियत रूस के शत्रु हों। लेकिन शुरुआत में हमने क्या करा, लाइसेंसीकरण को बढ़ावा दिया। 90% लगभग उद्योग अंडर गवर्नमेंट ही रखे। लंबे समय तक हमारी आर्थिक विकास की जो दर थी वो कम थी, बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, जनसंख्या वृद्धि बहुत स्पीड से बढ़ रही थी। ऐसे में भारत को जो विकास की दर मिलनी चाहिए थी वो विकास की दर नहीं मिली, वो प्रॉफिट नहीं मिला। 1978 में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था राजकृष्ण। तो राजकृष्ण ने ये कहा कि हमारे देश की जो विकास दर है वो संतोषजनक रूप से आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसे में हमें कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे। आगे चलकर भारत की जो विदेश नीति वो गेहूं वगैरह से प्रभावित हुई, खाद्यान्न से प्रभावित हुई। उसका रीज़न ये था कि उस समय हमारे देश में बहुत सारे इलाकों में सूखा पड़ रहा था। तो ऐसे में हमें अमेरिका से मदद मांगनी पड़ रही। तो अमेरिकी मदद के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ HYV बीज आए, हरित क्रांति हुई। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो हमारे आर्थिक संसाधन है, अगर हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होते तो शायद हमें अमेरिका से वहाँ पे संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इकोनॉमी डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमें और देशों पर निर्भर होने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी विदेश नीति आए दिन कभी सोवियत रूस की ओर झुकी रहती है, कभी अमेरिका की ओर झुकी रहती है। तो उसका कारण क्या है, आर्थिक कारक। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लाइक डेट पेट्रोलियम। पेट्रोल नहीं है हमारे देश में तो हमें सऊदी देशों से संबंध अच्छे बनाने ही पड़ेंगे। तो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक किस प्रकार से किसी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों की। तो देखो किसी भी देश का जो इतिहास है वो स्थायी कारक है, ये बात हमने पहले पढ़ ली। भारत की अगर आप प्राचीन सभ्यता देखोगे तो भारत की प्राचीन सभ्यता बहुत समृद्ध थी। हमारा देश शुरुआत से ही समृद्धि में गिना जाता था। हड़प्पा काल से ही हमारे देशों का व्यापार ओमानी देशों से होता था। तो लेकिन जो ब्रिटिश का 200 सालों का शासन था उसने हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जीरो कर दिया, इवन माइनस में कर दिया। बड़े पैमाने पर हमारा आर्थिक रूप से शोषण किया गया। ये हमारे देश का हिस्ट्री है, जिसे हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आज के टाइम पे अगर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनाना है तो हमें इतिहास का ध्यान भी रखना चाहिए कि इतिहास में किन देशों से हमारे संबंध अच्छे रहे, कितने देशों से खराब।
लाइक डेट यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि सन 1700 में भारत की जो जीडीपी थी वो 24.4% थी, लेकिन 250 वर्षों का जो हमारा शोषण हुआ उसमें हमारी हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 4.2% रह गई विश्व की जीडीपी में। यानी कि विश्व की जीडीपी में जो पहले हम लगभग 25% थे वो अब कितने रह गए, 4.2%। लेकिन भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के बाद उसने ये नहीं कि ब्रिटेन से दुश्मनी कर ली हो। भारत ने जितने भी उपनिवेशी देश थे उनके साथ संबंध अच्छे स्थापित करें। इवन भारत ने उपनिवेशवाद का भी विरोध किया, साम्राज्यवाद का विरोध किया, रंगभेद का विरोध किया। तो अगर भारत का इतिहास ऐसा नहीं होता, भारत को उपनिवेश नहीं बनाया गया होता, तो शायद आप उपनिवेशवाद का विरोध नहीं कर रहे होते। भारत के साथ रंगभेद नहीं किया गया होता तो शायद हम रंगभेद का विरोध नहीं कर रहे होते। भारत के साथ नस्ल भेद का विरोध नहीं किया गया होता तो शायद हम नस्ल भेद नहीं कर रहे होते। अफ्रीका और एशिया देशों का शोषण नहीं किया गया होता तो हम अफ्रीका और एशिया देशों की एकता की बात नहीं कर रहे होते। तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो हमारी विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं हमारी इतिहास से प्रभावित है, और हर एक देश की विदेश नीति उसके इतिहास से प्रभावित होती है। जैसे जैपनीज लोग हैं, वो अपनी विदेश नीति में अमेरिका से शत्रुता रखते हैं। उसका रीज़न सबको पता है, इतिहास में अमेरिका ने जापान का कितना शोषण किया था। तो इस प्रकार से इतिहास किसी देश की किस प्रकार से विदेश नीति को प्रभावित करता है, ये बात यहाँ बताई गई। अब बात कर लेते हैं संस्कृति की। तो हमारी संस्कृति की बात करोगे तो हमारी संस्कृति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है। विश्व एक परिवार है, इसकी रही है। सबको एक साथ ले जाने की बात कही गई है, ह्यूमनिटी को बढ़ावा देने की बात करी गई है, मानवता को बढ़ावा देने की बात की गई है। अशोक महान की आप सांस्कृतिक कूटनीति देखिए तो विदेश नीति के बारे में आपको पता चलेगा, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। तो इस प्रकार से हम पूरे विश्व के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा सत्याग्रह के विचारों पर चलना चाहते हैं, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए हम युद्ध को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो किस हमारे देश की विदेश नीति को किस प्रकार से हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रभावित कर रही हैं, अर्थव्यवस्था प्रभावित कर रही है, इतिहास प्रभावित कर रहा है, संस्कृति प्रभावित कर रही है, अब तक हमने ये पढ़ा। अब देखो हमारे देश की अंदरूनी परिस्थितियां किस प्रकार से हमारी विदेश नीति को प्रभावित कर रही हैं। तो देखिए, जनसंख्या के लिहाज से बात की जाए तो भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म और बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। ऐसे में दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, ये बात हम सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे मुसलमानों की आबादी आती है, और भारत में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। तो अगर भारत में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं तो हमें अपनी विदेश नीति में उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है जो इस्लामिक कंट्रियाँ हैं। लाइक डैट हमें पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, बांग्लादेश से, मालदीव से, सऊदी अरब और जितने भी मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, इनसे हमें सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने ही पड़ेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे देश के जो इस्लामिक भाई हैं, इनका बाहर शोषण ना हो, इनके साथ बाहर दुश्मनी वाला व्यवहार ना हो, इन्हें भी बाहर रोजगार मिल सके, ये भी पढ़ने के लिए बाहर जा सके, ये भी अवेयर हो सके, ये भी जागरूक हो सके, इनका भी विकास हो सके। इसलिए हमें ऐसे देशों के साथ संबंध अच्छे स्थापित करने ही पड़ेंगे जो इस्लामिक कंट्रियाँ, चाहे वो सऊदी की हों, चाहे वो मध्य एशिया की हों, चाहे वो पश्चिमी एशिया की हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश ही क्यों ना हो। तो ये जो भारत की धार्मिक विभिन्नता है, इसी वजह से ही भारत को विभिन्न देशों के सामने सौहार्दपूर्ण प्रस्ताव रखने पड़ते हैं। हम खुलकर एक्शन नहीं ले सकते ताकि हमारे देशों को कोई समस्या, हमारे देश के लोगों को कोई समस्या ना हो। ऐसी एक और एग्जाम्पल है तमिलों का। तमिलनाडु में जो तमिल रहते थे उन्हें ब्रिटिश शासनकाल के दौरान श्रीलंका में बसा दिया गया था। ऐसे में श्रीलंका में तमिलों और सिंगलियों के बीच में मतभेद रहते हैं। तो भारत इन मतभेदों को सॉल्व करने के लिए श्रीलंका से आए दिन समझौते वार्ता करता रहता है। इसी प्रकार से नेपाल और भूटान की बहुत सारी आबादी भारत में रहती है। तो नेपाल और भूटान से भी हमें विदेशिक संबंध अलग तरीके से बनाने पड़ते हैं। तो भारत की जो सामाजिक विशेषता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, जातीय, धार्मिक और भाषाई विभिन्नता है, ये हमारे देश की विदेश नीति को कई बार पीछे हटने के लिए भी मजबूर करती है, और कई बार यही चीज़ें हमें आगे भी बढ़ाती हैं। लाइक डैट 1987 में 1987 में जब श्रीलंका में मतभेद हुआ था, तो हम खुलकर ना चीज़ें नहीं कह सकते थे क्योंकि हमारे ही जो तमिल लोग थे उनको फिर समस्या हो जाती। तो कई बार हमें ना इस चीज़ों के लिए पीछे हटना पड़ता है भाई। तो किस प्रकार से हमारे देश की घरेलू परिस्थितियां हमारी विदेश नीति को प्रभावित कर रही हैं। यानी कि श्रीलंका से हम खुलकर विरोध नहीं कर सकते, पाकिस्तान से खुलकर नहीं आ सकते। उसका कारण क्या है? उसका रीज़न ये है हमारे देश के लोगों को ही कोई समस्या ना हो इसलिए। अब आगे है अगला सबसे बड़ा फैक्टर है नेतृत्व का व्यक्तित्व। तो देखो, जो बंदा लीडरशिप में आ रहा है उस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, वो बंदा किन विचारधाराओं से प्रेरित है। सीधी सी बात है, किसी भी देश का जो नेता होगा अगर वो मजबूत नेता होगा तो ये बात इतिहास गवाही देता है कि पूरे विश्व में जितने भी मजबूत नेता रहे हैं उन्होंने ही विदेश नीति को प्रभावित किया है। चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, रूजवेल्ट की, आज अमेरिका में बात कर लें बाइडेन की, या रूस में बात कर लीजिए आप, हमेशा से जितने भी नेता रहे हैं सारे मजबूत रहे हैं। स्टालिन की बात कर लो, आज पुतिन की बात कर लो आप, या फिर चाइना में आज शी जिनपिंग कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो विश्व में हमेशा जो मजबूत नेता रहे हैं, ब्रिटेन में चर्चिल, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो चर्चिल था। तो इस प्रकार से विश्व में जितने भी मजबूत नेता रहते हैं
वो विश्व की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, वो बताते हैं कि विदेश नीति कैसे चलेगी। लेकिन जो कमजोर नेता रहते हैं वो पता क्या करते हैं, वो देश के लिए विनाशकारी होते हैं। लाइक दैट एग्जाम्पल बताता है ये कि दूसरे विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन जीता, ये माना जाता है ब्रिटेन अपनी सेना के दम पर नहीं जीता। ब्रिटेन जीता चर्चिल की कूटनीति की वजह से, चर्चिल की लीडरशिप की वजह से। अब भारत में बात कर लो, भारत के जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी बने थे 1989 में, तो उस दौरान पता है कितना बड़ा मुद्दा हुआ था। मुफ्ती मोहम्मद सईद की एक बेटी थी, उसकी रिहाई के बदले हमें क्या करना, उसे किडनैप कर लिया गया और उसकी रिहाई के बदले हमें बहुत खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इससे पता चलता है हमारा कमजोर अगर नेतृत्व होगा तो छोटे मोटे आतंकवादी भी हमें डरा धमका के ना अपने लोगों को छुड़ा लेंगे। तो इसलिए कमजोर नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व उस देश की विदेश नीति को पक्का प्रभावित करते हैं। भारत की बात कर लो ना, भारत में नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा जी और वर्तमान में मोदी, केवल 3 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो एक मजबूत नेतृत्व वाले हुए हैं, जिन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया। देखो संविधान में अगर पावर लिखी है तो उनका यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि वो लिखी क्यों है फिर। अगर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते फिर वो लिखी क्यों है। तो पावर का यूज़ करने के लिए वो पावर लिखी है। अब एक कमज़ोर प्रधानमंत्री जो गठबंधन की सरकार में आया, जिसे ये डर है कि मेरी सत्ता चल जाएगी, वो बंदा कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। नेहरू जी को डर नहीं था, इंदिरा जी को डर नहीं था और मोदी को डर नहीं है, इसलिए इन लोगों ने पावर का यूज़ किया। इसलिए इनके नाम इतिहास में दर्ज है, और बाकी प्रधानमंत्री तो आए और चले गए, पता ही नहीं उन्होंने क्या किया। तो किस प्रकार से किसी युद्ध में या विदेश नीति में एक नेतृत्व भूमिका निभा सकता है, ये बात आप समझ गए। आगे चैप्टर में है वैचारिक पूर्वाग्रह। तो देखो वैचारिक पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि पहले से ही आपने अपनी एक विचारधारा बना रखी है और उस विचारधारा के आधार पर आप चलना चाहते हो। ऐसे में किसी एक विशेष विचारधारा के तहत कोई नेता बनता है तो वो नेता अपने लक्ष्य निर्धारित करता है और वो विदेश नीति को प्रभावित करता है। जैसे कि भारत में कुछ लोग कम्युनिज्म की विचारधारा से प्रेरित हैं, जैसे केरल वगैरह में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादा दबदबे में रहती है, तो ये लोग कम्युनिज्म विचारधारा को फॉलो करवाना चाहते हैं। जबकि कुछ लोग सोशलिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं, समाजवादी विचारधारा, जैसे नेहरू जी भी सोशलिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। लेकिन अगर वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, लेकिन विश्व में अमेरिका और रूस से बचने के लिए उन्होंने डायरेक्ट समाजवादी विचारधारा को फॉलो नहीं किया। उन्होंने मिश्रित मॉडल अपनाया और देश में जितने भी उद्योग थे उन्हें अंडर गवर्नमेंट रखा, जिससे पता चलता है उनका झुकाव किस प्रकार से समाजवादी था। लेकिन जब इंदिरा गांधी शासनकाल में आई तो उन्होंने सोवियत संघ के साथ मित्रता ही साध ली पूरी तरीके से। लेकिन वर्तमान में हम पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है वो निजीकरण की समर्थक है। तो कौन सी सरकार की जो विचारधारा है वो कैसी है, क्या वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रही है या कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही है, ये चीज़ें उसकी विदेश नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। जैसे कि वर्तमान सरकार 2014 के बाद जो है, इसने निजीकरण के तहत ही अपनी विदेश नीति को रखा है, विभिन्न देशों की यात्रा करी है, विभिन्न एमओयू पर साइन करे हैं। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट एशिया अफ्रीका के देशों में चल रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट बाहर की कंपनियों के हमारे देश में चल रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ये कंपनी जो देश है, ये इस समय जो सरकार है, ये कंपनीवाद को बढ़ावा देना चाहती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है। तो किस प्रकार से वैचारिक पूर्वाग्रह नेतृत्व का व्यक्तित्व, घरेलू परिवेश, भौगोलिक इतिहास, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है, ये चीज़ हमने कर ली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन 99.99% आने के चांस है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आगे चैप्टर में छोटा सा बचा है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो किसी भी देश की विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी प्रभावित करता है, यानी कि इंटरनेशनल परिस्थितियां कैसी हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन कैसी हैं, ये चीज़ें भी किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत आज़ाद हुआ तो शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। अब जब कोल्ड वॉर चल रहा है तो हमें गुटनिरपेक्षता अपनानी पड़ी, हथियारों की होड़ चल रही थी, इसलिए हमने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, यूएनओ को समर्थन दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय कारक जो है वो हमारे देश की विदेश नीति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। तो कह रहा है किसी देश की आंतरिक गतिशीलता के अलावा बाहरी परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो देखा जाए तो विदेश नीति को एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करने में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लाइक डैट जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कारकों का प्रभाव विदेश नीतियों पर इतना गहरा होता है कि तर्क देना गलत नहीं होगा कि अक्सर एक देश बाहरी संबंध के हिसाब से ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को निपटाता है। फॉर एग्जाम्पल, विश्व में कुछ बड़ी महाशक्तियाँ हैं। अब इन महाशक्तियों से हमें आर्थिक संबंध बनाने पड़ते हैं और खुलकर इनकी आलोचना भी नहीं कर सकते। लाइक डेट अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ये दूसरे की विदेश नीति को उल्टे और प्रभावित करते हैं। भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो ये भी ऐसी था। नेहरू जी ने क्या करा, सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध रखे। उनके समाजवादी जीवन के प्रति प्रेम को देखते हुए शीत युद्ध के दौरान उन्हें गुटनिरपेक्षता की नीति के लिए जाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने दोनों महाशक्तियों से समान दूरी रखी, शांति और अहिंसा के लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ उनके मतभेद बने रहे। इसी प्रकार से अगर चीन ने ना परमाणु बम नहीं बनाया होता 1964 में, तो शायद हम भी परमाणु बम नहीं बनाते।
क्योंकि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था और वो युद्ध हमारे पक्ष में नहीं रहा। उधर 1964 में चीन ने भी परमाणु बम बना लिया, अब तो हम उसके निशाने पर और ज़्यादा आ गए, अब युद्ध होगा तो वो परमाणु से हमें डराएगा, इसलिए उसके परमाणु का सामना करने के लिए हमें भी परमाणु बम बनाना पड़ा। यानी कि चीन परमाणु बम नहीं बनाता तो हम भी नहीं बनाते, और हम नहीं बनाते तो शायद पाकिस्तान भी नहीं बनाता। तो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारी, यानी कि चीन की परिस्थितियां हमें कैसे प्रभावित करनी है, तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये चीज़ें भी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे तत्व हैं जो भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, और उसमें छोटे छोटे तत्वों की अगर बात की जाए तो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, हमारा देश किस प्रकार से यूएनओ को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर वो कौन से संस्थान है जो विदेश नीति के लिए तैयार कर रहे हैं, एम्बेसी किस टाइप से, किन देशों में एम्बेसी है, किन देशों में एम्बेसी नहीं है, ये सब चीज़ें भी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। लाइक डेट जैसे श्रीलंका का भी मैंने एग्जाम्पल बताया, वही चीज़ यहाँ पर फिर से है। भारत का जो पार्टी सिस्टम है ये भी विदेश नीति को प्रभावित करता है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां अलग हैं, बीजेपी की नीतियां अलग है, और कोई सरकार आएगी उसकी नीतियां अलग होंगी। तो जिस देश की पार्टी, जो सी पार्टी की सरकार बनेगी, वो पार्टी अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करेगी। जैसे कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का बताया, जिस जो मैंने पहले चर्चा कर ली है। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से चीन के खिलाफ कभी भी नहीं होती, जबकि चीन के खिलाफ हमारा देश है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो श्रीलंका के प्रति जो सरकार की नीतियां हैं उसे प्रभावित करती रहती हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसे में समय समय पर जो राजनीति है, छोटे छोटे फैक्टर हैं जो विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारे छोटे छोटे फैक्टर हैं जो हमारे देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। पेपर में इसमें से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आएगा तो टिप्पणी वाला क्वेश्चन आएगा, छोटा मोटा। अब बात ये आ रही है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक कौन से हैं, मेजर फैक्टर कौन से हैं, और माइनर फैक्टर कौन से हैं, हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि इन्हें अब लागू कैसे किया जाए, इनसे संबंधित नीतियां कैसे अपनाई जाए। तो ये एक बहुत जटिल नीति है। देखो, विदेश नीति कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करना एक बहुत जटिलता का काम है, क्योंकि ये एक रेस्पॉन्स कैसा देगा ये नहीं पता होता, क्योंकि सामने वाला हो सकता है हमारा हमारा समर्थन लेके कुछ गलत काम कर दे। लाइक डेट हम अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं, कल को अमेरिका हम पर ही कंट्रोल कर ले। हम रशिया को समर्थन दे रहे हैं, लाइक डेट रशिया हमें कंट्रोल कर ले, जैसे चाइना और देशों को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे में जो निर्धारकों की कार्यप्रणाली है बहुत जटिल होती है, बहुत उलझी सी होती है। तो कह रहा है भारत के विदेश की नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों की बात करें तो इससे पता चल जाता है ये सारी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यानी कि भूगोल से लेकर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था लेकर इतिहास, इतिहास से लेकर संस्कृति, संस्कृति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तक किस प्रकार से सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बात यह आती है कि सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन कैसे ले। तो कई बार सरकार अंदरूनी नीतियों से चालू होती है, कई बार बाहरी नीतियों से प्रभावित होती है। अगले चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि भारत की विदेश नीति में आप कश्मीर का मुद्दा देख लो, तो कश्मीर के मुद्दे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी जिम्मेदार हो रही हैं और अंदरूनी परिस्थितियां भी, क्योंकि हमारे ही देश में कुछ लोग कश्मीर के समर्थन में हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हैं। तो ऐसे में वो मतभेद अंदरूनी परिस्थितियों से भी प्रभावित हो रहा है। और बाहरी परिस्थितियों में यूएनओ में गया हुआ है, यूएनओ में वीटो पावर वाले देश में कई बार चाइना रोड अटका देता है, कई बार अमेरिका रोड अटका देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कश्मीर वाला मुद्दा अभी भी अनसुलझा बना हुआ है। इसी प्रकार से भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख निर्धारक हैं ये एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन फिर भी दक्षिण एशियाई देशों की जो राजनीति है इसमें क्या है, अमेरिका जैसी जो नीतियां हैं, रूस जैसे जो देश हैं ये हमें प्रभावित कर रहे हैं। कई बार इनसे हमारे संबंध, अमेरिका की खास तौर पर बात की जाए तो कई बार संबंध खट्टे मीठे से रहे हैं, यानी कई बार कड़वाहट भरी रही है और कई बार संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं, ये एक दूसरे से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतनी ज़्यादा जटिलता है, ये इतने ज़्यादा एक दूसरे से उलझे हुए हैं कि हम इन्हें अलग अलग रूप से देखकर नहीं चल सकते। ऐसे में कोई बंदा एक दूरदर्शी ही होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर चल सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सके। आगे चैप्टर का सारांश दिया है और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। सारांश की बात की जाए तो चैप्टर हमें यही बता रहा है कि भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक हैं ये ना सिर्फ अंदर से देश को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि बाहर से भी देश को प्रभावित कर रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति के जो निर्माता हैं उन्हें इन चीज़ों पर पुनर्विचार करना चाहिए, उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो किसी नीति का निर्धारण करें, जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे कि दुनिया में जापान और सिंगापुर जैसे जो देश हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सम्मानजनक भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी विदेश नीति पर इतने बड़ा ध्यान नहीं दिया है। यानी कि सिंगापुर की बात करो, जापान की बात करो, ये तो थोड़ी अच्छे देशों में से गिने जाते हैं, टॉप कंट्रीज़ में गिने जाते हैं, लेकिन इनकी विदेश नीति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके अंदर दूरदर्शिता है, गतिशीलता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा सम्मान मिलता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। भारत वास्तव में भाग्यशाली है
कि उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है जिसकी वजह से वो दुनिया में महान शक्ति बन रहा है। हालाँकि कई बार कुछ समस्याएँ आई, जैसा 1962 में चीन के साथ थोड़ी-सी कड़वी याद है हमारी। ये लेकिन एक सबक भी है कि हमें अंधविश्वासी तरीके से किसी देश पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कई बार हमारे सम्मान को ठेस पहुँची है, लेकिन उसने भी हमें कुछ सबक सिखाए हैं और वर्तमान में हम प्रतिष्ठाओं के दौर से गुजर रहे हैं। आज हमारी छवि विश्व में एक अलग प्रकार से हो रही है। ये सब हमारी विदेश नीति का ही परिणाम है, जिससे पता चलता है कि कोई भी देश आज अकेले नहीं चल सकता। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ इस टाइप से हो गई हैं कि हर एक देश एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर कोई देश सोच रहा है कि वो अकेले चलकर अपना विकास कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा, उन प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आज से चैप्टर नंबर 3 में।